नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। प्रधानमंत्री मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब मुंबई में भी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में दिखाई गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की सार्वजनिक स्क्रीनिंग के खिलाफ चेतावनी के बावजूद मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी TISS के छात्रों के एक समूह ने इकट्ठा होकर इसे लैपटॉप और फोन पर देखा। छात्रों ने इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के दौरान इसकी मोबाइल रिकॉर्डिंग भी की। बता दें, दिल्ली यूनिवर्सिटी सहित राजधानी के 4 विश्वविद्यालयों में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर पहले ही विवाद हो चुका है। कई विश्वविद्यालयों में छात्रों को हिरासत में भी लिया गया था, हालांकि बाद में छोड़ा गया। राहुल गांधी आज अपनी भारत जोड़ो यात्रा में चलते हुए पुलवामा पहुंचे, जहां पर उन्होंने पुलवामा हमले के शहीदों को नमन किया। राहुल गांधी ने हमले वाली जगह पर फूल चढ़ाकर प्रार्थना की। उसके बाद वो वहां से यात्रा पर आगे बढ़ गए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज अवंतीपुरा से शुरू हुई। आज की इस यात्रा में PDP के नेता और आतंकवाद से प्रभावित अशांत इलाके में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती अपनी बेटी और मां के साथ यात्रा में शामिल हुई। कश्मीर में जिस तरह का समर्थन राहुल गांधी को मिल रहा है, वो जम्मू कश्मीर के बदलते राजनीतिक हालात का भी संकेत हो सकता है। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली धारा 370 को खत्म करते हुए उसे 2 भागों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। उसके बाद से ही राज्य के विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में कश्मीर की 2 प्रमुख पार्टियों के नेताओं का यात्रा में शामिल होना बड़े बदलाव के संकेत दे रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शनिवार सुबह भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू जेट सुखोई 30 और मिराज 2000 के हादसे में एक पायलट की मौत हो गई। हालांकि वायुसेना ने स्थिति स्पष्ट की है, लेकिन विमानों के गिरने के बारे में कुछ नहीं बताया। पहले खबर आई थी कि भरतपुर में एक विमान गिरा है, लेकिन हकीकत में ग्वालियर से उड़ान भरने के बाद 2 विमानों में टक्कर हुई। उनमें से एक ग्वालियर में गिरा और दूसरा भरतपुर में गिरा। वायुसेना ने एक बयान में कहा है कि इंडियन एयरफोर्स के 2 लड़ाकू विमान आज शनिवार सुबह ग्वालियर के पास हादसे का शिकार हो गए। विमान नियमित ट्रेनिंग मिशन पर थे। इसमें शामिल 3 पायलटों में से एक को घातक चोटें आईं। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए गए हैं। त्रिपुरा चुनाव के लिए बीजेपी ने कुल 60 सीटों में से 48 पर शनिवार को उम्मीदवार घोषित कर दिए। 12 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा जल्द ही की जाएगी। मुख्यमंत्री मानिक साहा टाउन बोर्ड वाली सीट से चुनाव लड़ेंगे। सबसे अहम खबर है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। मई 2022 में भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने बिप्लब देब को हटाकर डॉक्टर मानिक साहा को नया CM बनाया था। मुख्यमंत्री बनने के बाद मानिक साहा ने टाउन बोर्ड वाली सीट से ही उपचुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने आगामी त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए 17 उम्मीदवारों की सूची की घोषणा कर दी। सुदीप रॉय बर्मन अगरतला से चुनाव लड़ेंगे। वहीं टाउन बारदोवाली सीट से CM मानिक साहा के सामने आशीष कुमार साहा को उम्मीदवार बनाया गया है। दोनों के बीच कड़ी टक्कर होने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि त्रिपुरा में 60 विधानसभा सीटों पर 16 फरवरी को मतदान होने जा रहे हैं और यहाँ 2 मार्च को नतीजे आएंगे। नामांकन की अंतिम तारीख 30 जनवरी है। राजस्थान के भीलवाड़ा में भगवान देवनारायण की 1111वीं जयंती समारोह में आज प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। या उन्होंने कहा कि यहाँ कोई PM नहीं आया, मैं पूरे भक्ति भाव से एक यात्री के रूप में आशीर्वाद लेने आया हूँ। उन्होंने इस दौरान कहा कि बीते 8-9 सालों से देश समाज के हर उस वर्ग को सशक्त करने का प्रयास कर रहा है जो उपेक्षित रहा है, वंचित रहा है। भगवान देवनारायण ने जो रास्ता दिखाया है वो सबके साथ से सबके विकास का है। आज देश इसी रास्ते पर चल रहा है। बता दें, भगवान देवनारायण विशेष रूप से गुर्जरों के बीच काफी पूजनीय हैं। राजस्थान के गुर्जर समुदाय पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रभाव जमाने की कोशिश में रहते हैं। कांग्रेस से कई विधायक गुर्जर हैं। इसको गुर्जरों को प्रभावित करने के रूप में देखा जा रहा है। राजस्थान के गुर्जर समुदाय पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रभाव जमाने की कोशिश में रहते हैं। कांग्रेस से कई विधायक गुर्जर हैं और सचिन पायलट एक अहम किरदार है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने गुर्जर समुदाय के 9 लोगों को टिकट दिया था। वो सभी हार गए क्योंकि गुर्जर वोट कांग्रेस में इस उम्मीद से ट्रांसफर हुए थे कि सचिन पायलट राजस्थान के पहले गुर्जर मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उस उम्मीद पर पानी फिर गया। हालांकि इस बार बीजेपी को उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के जालौर में भीनमाल के नीलगंज मंदिर के जीर्णोद्धार कार्यक्रम के दौरान कहा कि सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बताने के साथ साथ राम मंदिर को राष्ट्रीय मंदिर बताते हुए कहा, अतीत में अपवित्र किए गए पूजा स्थलों की पुनर्स्थापना के लिए अभियान चलाया जाना चाहिए। राम मंदिर को पुनर्स्थापना अभियान का परिणाम बताते हुए उन्होंने कहा, आज हम ये देख रहे हैं कि अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा होने जा रहा है।
आप सभी श्रद्धालु जनों ने भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। आज भारत की भावनाओं के अनुरूप भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान राम के भव्य मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है। उन्होंने कहा, हमें अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय सनातन धर्म के साथ जुड़ना चाहिए, जिससे हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो और गौ ब्राह्मणों की रक्षा हो। लखनऊ में आज राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को गोमती नदी के किनारे मां पीताम्बरा 108 महायज्ञ में भाग लिया। हालांकि अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने गुंडे भेजकर मुझे यज्ञ में जाने से रोकना चाहा। अखिलेश वहां पहुंचे तो हिंदूवादी संगठनों और एबीवीपी ने उन्हें काले झंडे दिखाए और यज्ञ में आने का विरोध किया। इस पर अखिलेश ने काफी नाराजगी भी जताई। अखिलेश ने मीडिया से कहा कि बीजेपी वालों ने मुझे धर्म यज्ञ में जाने से रोकने के लिए गुंडे भेजे थे। कार्यक्रम स्थल पर ना पुलिस थी और ना कोई अधिकारी। अगर वहां कोई अप्रिय घटना हो जाती तो कौन जिम्मेदार होता? आरएसएस और बीजेपी अब खुलेआम मुझे धमकियां दे रहे हैं, लेकिन एक हम समाजवादी लोग हैं, चाहे जितने गुंडे भेज दो, हम डरने वाले नहीं हैं। अखिलेश यादव ने यज्ञ वाले घटनाक्रम से पहले शनिवार दोपहर को सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य को बातचीत के लिए बुलाया। इस बैठक से पहले शोर मचा कि स्वामी पर अखिलेश कार्रवाई करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अखिलेश ने उल्टा स्वामी प्रसाद मौर्य से कहा कि वो जाति जनगणना के मुद्दे को आगे बढ़ाएं। यूपी में जाति जनगणना होनी चाहिए। मीडिया ने जब आज शनिवार को अखिलेश से स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर सवाल पूछे तो अखिलेश ने तमाम सवालों को टालते हुए कहा, हमने स्वामी प्रसाद मौर्य को जाति जनगणना के आंदोलन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी है। बाद में मौर्य ने भी इसकी पुष्टि कर दी। बता दें कि रामचरितमानस पर की गई टिप्पणी को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य विवादों में हैं। उसके बाद शनिवार को भी उन्होंने इस मुद्दे पर कड़ा बयान दिया था। मौर्य ने कहा कि धर्म की आड़ में छिपे भेड़ियों से दूरी बनाने की जरूरत है। शाहरुख खान की फिल्म पठान के बहिष्कार के आह्वान और हुए विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमारी फिल्में आज दुनिया में अपना नाम बना रही हैं। तब ऐसे बॉयकॉट जैसी बातें आने से वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। वातावरण खराब करने के लिए कई बार पूरी जानकारी के बिना भी लोग कमेंट करते हैं तो उसका भी नुकसान होता है। ये नहीं होना चाहिए। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत सरकार ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन बना रखा है। कोई भी फिल्म थिएटर में जाएगी तो वहां से पास होकर ही जाएगी। वो सभी पहलुओं पर नजर रखते हैं। वहां से अनुमति के बाद वो थिएटर में आती है। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान देश और दुनिया में जबरदस्त कमाई कर रही है। इसने पहले दिन ही रिकॉर्ड ओपनिंग की और उसके अगले दिन भी जबरदस्त कमाई कर 100 करोड़ के आंकड़े से कहीं अधिक कमा लिया। हालांकि इसके बॉयकॉट की बातें लगातार की जा रही थी। इस बीच प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने सिनेमा हॉल में पठान फिल्म के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए देश के सभी राज्यों के प्रति आभार जताया। गिल्ड ने बयान जारी कर सभी राज्य सरकारों के प्रति बहुत आभार जताया। साथ ही कहा कि हिंदी फिल्म उद्योग रोजगार पैदा करने के साथ देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। इसके अलावा ये दुनिया में भारत की सॉफ्ट पावर की सबसे शक्तिशाली और प्रभावी पैरोकार है। शाहरुख खान की पठान फिल्म में कैमियो करने वाले अभिनेता सलमान खान को शाहरुख खान ने ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहा। दरअसल एक ट्विटर यूजर ने कमेंट कर कहा कि शाहरुख सर, पठान तो हिट हो गई, लेकिन सलमान खान का मुकाबला नहीं कर पाओगे बॉक्स ऑफिस पर। इसके जवाब में शाहरुख ने बहुत ही शानदार तरीके से जवाब देते हुए कहा, सलमान भाई वो क्या कहते हैं आजकल युवा लोग, हाँ गोट यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। बता दें सलमान खान और शाहरुख खान के रिश्तों को लेकर लंबे समय तक तकरार वाली खबरें आती रही थी। हालांकि दोनों अभिनेताओं के रिश्ते बीते कई सालों से बहुत ही अच्छे हैं। वो एक दूसरे को अपने से बेहतर बताते रहते हैं। असम में भारत सरकार ने विदेशी घोषित नागरिकों को स्थायी डिटेंशन सेंटर में भेजना शुरू कर दिया है। भारत सरकार ने अभी 68 विदेशी नागरिकों को इसमें शिफ्ट कर दिया है। असम के ग्वालपाड़ा जिले में विदेशी घोषित नागरिकों को रखने के लिए बनाए गए स्थायी डिटेंशन सेंटर में भेजे गए 68 बंदियों में इस पहले समूह में 45 पुरुष, 21 महिलाएं और 2 बच्चे हैं। बता दें असम में इससे पहले विदेशी घोषित हुए लोगों के लिए डिटेंशन सेंटर जैसी कोई अलग व्यवस्था नहीं थी। इनको जेल में बने अस्थायी ट्रांजिट कैंप में ही रखा जाता था, लेकिन अब इनके लिए अलग से डिटेंशन सेंटर बना दिया गया है। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का भी अब नाम बदल दिया गया है। अब मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक राष्ट्रपति की डिप्टी प्रेस सचिव नविका गुप्ता ने कहा कि देश की आजादी के 75 साल के मौके पर भारत के राष्ट्रपति भवन के सभी बगीचों को अमृत उद्यान कहा जाएगा। इसके बाद बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट कर कहा कि अमृत काल में गुलामी की मानसिकता से बाहर आने के क्रम में मोदी सरकार का एक और ऐतिहासिक फैसला। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा।
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आने के बाद से अडानी को अकेले शुक्रवार को ही 3.37 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ और वो दुनिया के अमीरों की सूची में तीसरे स्थान से फिसलकर 7वें पायदान पर पहुंच गए। वहीं दूसरी ओर इसका खामियाजा जीवन बीमा निगम यानी LIC को भी भुगतना पड़ा। LIC को इस कारण 16,627 करोड़ रुपए गंवाने पड़े हैं। बता दें, अडानी ग्रुप की सबसे बड़ी 5 कंपनियों में LIC सबसे बड़ी घरेलू निवेशक है। शुक्रवार को LIC के शेयरों में 3.5% की गिरावट आई। 2 दिन में इसके शेयर 5.3% गिर गए। बता दें, रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर कॉरपोरेट दुनिया के सबसे बड़ी धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रोहिंटन फली नरीमन ने केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू पर तीखा हमला किया। नरीमन के बयान से सरकार और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का विवाद बढ़ सकता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व जज जस्टिस नरीमन ने कानून मंत्री किरण रिजिजू को याद दिलाया कि अदालत के फैसले को स्वीकार करना उनका कर्तव्य है, चाहे वो सही हो या गलत। 2021 में ही रिटायर होने वाले जस्टिस नरीमन ने न्यायपालिका पर कानून मंत्री की सार्वजनिक टिप्पणी को अदालत की निंदा बताया। कॉलेजियम द्वारा भेजे गए नामों को केंद्र के लटकाने पर उन्होंने कहा, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। जस्टिस नरीमन ने सुझाव दिया कि सरकार को जवाब देने के लिए 30 दिनों की समय सीमा दी जाए। अगर सुझाव नहीं आए तो उन्हें अपने आप मंजूर माना जाए। जस्टिस नरीमन ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का नाम लिए बिना उन पर भी निशाना साधा। उपराष्ट्रपति ने बुनियादी ढांचे के सिद्धांत पर सवाल उठाया था। पूर्व जज ने कहा है, बुनियादी ढांचा तो रहेगा, भगवान का शुक्र है ये रहेगा। लगातार पैरोल पाने वाले डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह कल रविवार को उत्तर प्रदेश में अपने बागवत आश्रम से अपने अनुयायियों की एक सभा को ऑनलाइन संबोधित करने जा रहा है। उनके अनुयायी रविवार को बठिंडा में उनके सलबतपुरा डेरा में इकट्ठा होंगे। बता दें, राम रहीम को आए दिन पैरोल मिलती रहती है, जिसकी आलोचना भी होती है और लगातार सवाल भी उठते हैं। विशेषकर राम रहीम को पैरोल चुनाव से पहले दी जाती है। बता दें, इससे पहले 25 जनवरी को राम रहीम ने उत्तर प्रदेश से अपने अनुयायियों की एक विशाल सभा को ऑनलाइन संबोधित किया था। राम रहीम को बार बार पैरोल पर रिहा करने के लिए श्रोमणी अकाली दल हरियाणा की बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहा है। राम रहीम की पैरोल पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जालंधर उपचुनाव नजदीक है। हालांकि हरियाणा सरकार ने कहा ये महज संयोग है कि उन्हें इस समय नियमों के अनुसार पैरोल की अनुमति दी जा रही है। बता दें, इससे पहले पंजाब और हरियाणा में बाकी चुनावों के दौरान भी पैरोल मिलती रही है। इसमें बीजेपी के नेता भी शामिल होते रहे हैं। वेस्ट बैंक में घातक इजरायली हमले के बाद एक बंदूकधारी ने पूर्वी यरूशलेम में एक इजरायली बस्ती में एक सिनेगॉग के पास कम से कम 8 लोगों की हत्या कर दी। ये गोलीबारी शुक्रवार शाम को हुई। पहले इसे आतंकी हमला बताया गया, लेकिन यह हमला मात्र एक बंदूकधारी ने किया है, जिसका कोई रिकॉर्ड इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद या अन्य सुरक्षा एजेंसी के पास नहीं है। बंदूकधारी को इजरायली सैनिकों ने मार दिया है। वो पूर्वी यरूशलेम का रहने वाला है। बता दें, फलस्तीन इजरायल के बीच संघर्ष नया नहीं है। वेस्ट बैंक के जेनिन कैंप इलाके में गुरुवार को ही इजरायली सैनिकों ने एक घर पर हमला किया था और एक बुजुर्ग महिला सहित 9 फलस्तीनियों को मार दिया था। एक 22 वर्षीय फलस्तीनी युवक को भी गुरुवार को यरूशलेम के उत्तर में अल राम शहर में इजरायली सेना ने गोली मार दी थी। समझा जाता है कि पूर्वी यरूशलेम में हुआ ताजा हमला उसी का बदला लेने के लिए किया गया है। इजरायल ने शुक्रवार को भी गजा पट्टी पर हवाई हमले किए। ये हाल के सालों में वेस्ट बैंक में इजरायली सुरक्षा बलों का सबसे बड़ा अभियान था। बेलारूस की आरेना सबालिंका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम जीत लिया है। महिला सिंगल्स इवेंट के फाइनल मुकाबले में उन्होंने कजाकिस्तान की एलिना रिबाकिना को 4-6, 6-3 और 6-4 से हराया। ये सबालिंका का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। हालांकि ऑस्ट्रेलियन ओपन में अगर रिबाकिना भी एक खिताब जीतती तो उनका ये पहला खिताब होता। हालांकि वो इससे पहले विंबलडन ग्रैंड स्लैम अपने नाम कर चुकी हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में बेलारूस के रूस को समर्थन देने के चलते सबालेंका एक न्यूट्रल झंडे के नीचे खेल रही थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।